हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। आज हम कक्षा 10वीं की इकाई 2 जो हमारा चैप्टर चल रहा है अम्ल क्षार एवं लवण, इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो आज हम देखेंगे कि जैसे ही हम क्या करते हैं, NaCl जो हमारा लवण है, जैसे ही हम इसको क्या करवाते हैं, अपघटन की क्रिया करवाते हैं, तो जैसे इसका अपघटन होगा तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन में बट जाएगा। सोडियम जो है धनात्मक आयन हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो ऋणात्मक आयन हो जाएगा। अब क्या होता है कि इस सोडियम का उपयोग करके और इस क्लोरीन का उपयोग करके कई प्रकार के जो है रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यौगिक है वो है आपका विरंजक चूर्ण। ठीक, विरंजक चूर्ण। अब इसमें हमें 2-3 तथ्यों के आधार पर जो है इनको याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होंगे और इसका साधारण नाम क्या है। जब आप बाजार में जाओगे तो किस नाम से आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहला जो विरंजक चूर्ण है, इसका साधारण नाम, साधारण नाम यही होता है, या तो विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसका साधारण नाम है। रासायनिक नाम क्या हो गया? रासायनिक नाम होता है इसका, पहले रासायनिक सूत्र याद रखें जिससे आपको इसका नाम याद रखने में आसानी होगी। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अब इसका रासायनिक नाम कैसे याद रखें? ये क्या है? कैल्शियम। तो यहां लिख दिया जाए कैल्शियम। ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या याद रखें? ऑक्सी। कैल्शियम ऑक्सी। और ये क्या है? क्लोरीन। तो इसको क्या बोल देंगे? क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम। ठीक, साधारण नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। फिर क्या ध्यान रखनी है? इसकी बनाने की विधि, कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो जैसे ही हमने देखा अभी कि हमने क्या किया था कि सोडियम क्लोराइड जो है हमारा नमक, साधारण नमक, जैसे उसके अपघटन की क्रिया करवाई तो वो क्या हो गया? सोडियम और क्लोरीन में बट गया। अब इस क्लोरीन का उपयोग करके हम क्या करेंगे? विरंजक चूर्ण का निर्माण करेंगे। कैसे? क्या होता है कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे इसके निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या होता है कि जैसे ही हम बुझे हुए चूने पर CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या करेंगे? क्लोरीन को प्रवाहित कर देंगे। ठीक, जैसे हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन को प्रवाहित कर देंगे तो क्या होगा? निर्माण हो जाएगा CaOCl2, मतलब विरंजक चूर्ण का, और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा? H2O। कैसे? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? वो भी 2। तो एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम हो गया, 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से निर्माण हो गया हमारे विरंजक चूर्ण का। ठीक, अब क्या ध्यान रखनी है इसकी? देखिए, गुण तो लगभग अधिकतर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके गुण क्या होते हैं? देखो, अगर वो ठोस अवस्था में है तो ठोस होगा। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस भी होते हैं, साधारण ठोस भी होते हैं, और रंग अधिकतर जो यौगिक होते हैं उनके क्या होते हैं? श्वेत चूर्ण के रूप में होता है। ठीक, अब उपयोग क्या है विरंजक चूर्ण का? सबसे पहले तो जो विरंजक चूर्ण है इसका उपयोग किया जाता है
जो वस्त्र उद्योग है, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन, सूती एवं लेनिन वस्त्रों के विरंजन में, विरंजन मतलब इनका रंग रोगन किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो लकड़ी उद्योग होता है, तो लकड़ी उद्योग में क्या किया जाता है, जो मज्जा होता है या धागा, तो इसके विरंजन में भी इसका यूज होता है, उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद क्या यूज होता है विरंजक चूर्ण का, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है एक उपचायक के रूप में। ठीक, और विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है आपके इस चीज के निर्माण में। विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है पहली बात तो रोगाणु नाशक के रूप में। ठीक, और जब कोई उपयोग याद ना आ रहे हो तो समय एक हमेशा ध्यान रखना कि इसका बोल लो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब पदार्थों के निर्माण में जो है इसका उपयोग होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण। नोट कर ले इसको। चलिए इसके बाद दूसरा होता है आपका खाने का सोडा। खाने का सोडा, इसका साधारण नाम क्या है, बाजार में जाएंगे तो किस नाम से प्राप्त होगा, साधारण नाम है इसका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। इसके बाद इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है इसका NaHCO3। अब इसी सूत्र के आधार पर क्या बना लिया जाए, इसका रासायनिक नाम बना लिया जाए। तो सोडियम, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अब क्या है इसके बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में हम देखेंगे कि जब हम किसकी अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड लेते हैं प्लस जल की मात्रा लेते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड नमक, ये H2O जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये NH3 अमोनिया। जैसे हम तीनों की अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है एक तो NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का, और साथ में निर्माण होता है NaHCO3 का। मतलब ये क्या है आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो है निर्माण हो जाता है खाने के सोडे का। ठीक है, अब इसके क्या देखेंगे उपयोग। तो इसके उपयोग में सबसे पहले तो ये है कि अगर खाने के सोडे में इसका उपयोग हो रहा है बेकिंग सोडे में, तो जो आपकी पाव रोटी होती है या ब्रेड होता है,
इसके निर्माण में होता है, पाव रोटी के निर्माण में। दूसरा क्या होता है, केक, जो केक बनाए जाते हैं, केक को जब ये बेकिंग सोडा केक में मिला दिया जाता है तो क्या करता है ये कि जो आपका पदार्थ होगा उसको ये क्या कर देता है, फुलो देता है, मतलब मुलायम तो करता ही है, साथ साथ में उसको सॉफ्ट भी रखता है और उसमें एक स्पंज टाइप की उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या हो जाएगा, केक के निर्माण में, केक के निर्माण में। और तीसरी जो चीज होती है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का क्षारीय लवण है, ठीक है। अब इस क्षारीय लवण है तो ये क्या करेगा, ये पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में, या फिर कह सकते हैं कि एंटासिड, एंटासिड के रूप में, ठीक है, एंटासिड या एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे इनो आता है उसी प्रकार से। और चौथी जो चीज है वो क्या है आपकी, जो आपका अग्निशामक होता है, मतलब अग्निशामक, सोडा अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पांचवा, हमेशा की तरह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक। तो ये हो गया आपका खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, नोट कर लें इसको। इसके बाद है आपका धावन सोडा। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, ठीक है, वॉशिंग पाउडर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही हो जाएगा धावन सोडा या धोने का सोडा, ये हो जाएगा इसका साधारण नाम। अब रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3 × 10H2O। अब ये 10H2O क्या है, ये दरअसल जल, ये क्या है, एक लवण है, और इस लवण में ये जो 10H2O है ये क्रिस्टलन के जड़ हैं, जल अणु हैं, और ये अणु क्या करते हैं, इसको घुलने में सहायता करते हैं, ठीक है। और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, रासायनिक नाम सीधा सीधा बोल देते हैं इसको कि ये क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, जलीय अणु। तो इसको ऐसा बोल देते हैं कि जलीय सोडियम कार्बोनेट, ठीक। या फिर साधारण रूप में इसको धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर ही बोला जाता है। फिर बनाने की विधि क्या है, तो क्या करते हैं, बनाने की विधि में इसकी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नहीं करना, जैसे ये लिखा हुआ है हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, मिला देंगे जल के अणु, मतलब क्रिस्टलन जल के अणु, वो भी कितने, 10। तो जैसे ही हम ये क्रिस्टलन जल के अणु इसमें मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो निर्माण हो जाएगा क्या का, Na2CO3 × 10H2O। कुछ नहीं हुआ अभिक्रिया में, बस ये प्लस की जगह क्या हो गया, ये पॉइंट लग गया, मतलब ये अब क्या हो गया, पूरा का पूरा समूह हो गया। अब इसको बोलेंगे हम जलीय सोडियम कार्बोनेट। ये क्या था, ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट था, क्योंकि इसमें जल की मात्रा नहीं थी, हमने क्या किया, इसमें ऐड की, मिलाई, तब जाके इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये बनाने की विधि हो गई। अब देखते हैं क्या इसके उपयोग। तो सबसे पहले तो धोने का सोडा है, धावन सोडा है, तो निर्माण काय का किया जाएगा इससे, साबुन का, ठीक है, साबुन या अपमार्जक के निर्माण में, ठीक। दूसरा क्या होगा, जो कांच उद्योग है, वस्त्र उद्योग है एवं
साथ साथ में जो है इससे कई प्रकार के जो है पदार्थ निर्मित किए जाते हैं। तो कांच उद्योग में, कांच उद्योग एवं कागज उद्योग में, कांच उद्योग एवं कागज उद्योग में। अब इससे अगर हम इस निर्जल कार्बोनेट को मतलब इस जलीय सोडियम कार्बोनेट से हमें निर्माण करना है काय का, सोडियम कार्बोनेट का, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रिवर्सल हो जाएगी। और इसको हम क्या कर देंगे, इस तरीके से तीर का निशान लगा के और ऊपर ये कर देंगे, मतलब क्या दे देंगे, इसको ऊष्मा प्रवाहित कर देंगे। तो यही पदार्थ हमारा अभिकारक हो जाएगा। हम जैसे इसको ऊष्मा देंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा और ये जल की मात्रा क्या हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। ठीक है, तो काय का निर्माण हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। तो हम इसको उपयोग में भी लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। ठीक, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। फिर अगली जो चीज है हम और क्या लिख सकते हैं इसमें, सोडियम कार्बोनेट की प्रयोगशाला में जो है इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रसायनों के निर्माण में। ठीक, और ये वही प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, धावन सोडा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इसको। अब हम एक परिभाषा देखेंगे कि क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है। तो क्रिस्टलन जल से मतलब ये है कि जब हम क्या करेंगे, लवण में जल की मात्रा को मिलाएंगे तो वो क्या कहा जाएगा, उसका क्रिस्टलन, उस लवण का क्रिस्टलन जल कहलाएगा। अर्थात हम क्या करेंगे, जल की मात्रा क्या करेंगे, निश्चित जल के अणुओं को मिलाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि जब लवण में या लवण के विलयन में निश्चित जल के अणुओं को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो इसे ही कहा जाता है क्रिस्टलन जल कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम देखें तो जो आपका कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसमें हम क्या करेंगे, इस अगर हमें पता होना चाहिए ये कि कॉपर सल्फेट में जो एक लवण है इसमें कितने जल के अणु होते हैं, तो इसमें होते हैं 5 जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो इसके क्रिस्टलन अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, इसी प्रकार से जो अभी हमने पिछला योगा भी देखा, Na2CO3 × 10H2O, इसमें जल के अणु कितने हैं, 10 हैं। मतलब क्रिस्टलन जल कितना हुआ, इसकी 10 हुआ। ठीक है, 10 जल के अणु हैं। फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है या जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O, तो इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए आपके क्रिस्टलन जल के अणु कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक क्रियाकलाप देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट जो है आपका एक नीले रंग का लवण होता है, जैसे ही कॉपर सल्फेट को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें कि एक ले लेंगे परख नली। ठीक, मान लो हमने क्या ली, एक परख नली ली और इसमें क्या कर दिया ऐड, कुछ टुकड़े काय के डाल दिए, इसमें हमने कुछ टुकड़े डाल दिए कॉपर सल्फेट के। अब हम क्या करेंगे, किसी बर्नर के ऊपर रख कर इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो इससे क्या होगा, जल के अणुओं की मात्रा क्या हो जाएगी, वाष्पित हो जाएगी। अभी ये कॉपर सल्फेट कैसे रंग का था, नीले रंग का था, और जैसे ये क्रिया हो जाएगी तो ये जो कॉपर सल्फेट होगा इसका रंग कैसा हो जाएगा, श्वेत। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, परख नली लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक परख नली ली और इस परख नली में हमने क्या किया, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिलाया, या इसमें टुकड़े डाल दिए कॉपर सल्फेट के, कितने, 10 ग्राम। अब हमने देखा कि इसका रंग कैसा था, जब हमने इसको परख नली में डाला था तो इसका रंग नीले रंग का था, या आसमानी रंग का होता है वैसे कॉपर सल्फेट। तो ये इस तरीके से इसका रंग था, और जैसे ही हमने क्या किया, इसको ऊष्मा दी, या इसको गर्म किया, या इसको वाष्पित किया, तो जैसे ये वाष्पन की क्रिया होगी तो जो कॉपर सल्फेट नीले रंग का था, ये कॉपर सल्फेट अब क्या हो जाएगा, श्वेत रंग का। तो हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ हुआ ये कि जब हमने इस कॉपर सल्फेट के नीले जो अणु थे इसके, इसका जो पदार्थ था, लवण था, जैसे हमने इसको गर्म किया तो गर्म होने के कारण इसमें उपस्थित जो क्या थे, क्रिस्टलन जल के अणु थे 5, ये क्या हो गए, वाष्पित हो गए, जिसके कारण इसका रंग क्या हो गया, श्वेत, नीला रंग इसका क्या हो गया, वाष्पित हो गया। अगर हमें ये पता करना है कि वास्तव में ये क्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस श्वेत लवण में पुनः क्या कर देंगे, जल की मात्रा को, या 2 या 4 बूंद क्या कर देंगे, जल को मिला देंगे। तो आश्रित जल ही होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर, जिसका पीएच कितना हो, 7 हो। ये ध्यान रहे कि पीएच जिसका 7 हो वही जल की बूंदे हम मिलाएंगे, इसमें 2 बूंदे। तो जैसे ही हम इसको कॉपर सल्फेट, श्वेत कॉपर सल्फेट के चूर्ण में इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुनः नीले रंग का हो जाएगा कॉपर सल्फेट। इससे क्या पता चलता है, इस क्रियाकलाप को करने का उद्देश्य क्या है, इस क्रियाकलाप को करने का उद्देश्य ये है कि जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो उसमें उपस्थित लवण की जो मात्रा होती है, मतलब जल की, क्रिस्टलन जल की जो मात्रा होती है, वो क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। तो ये जो वाष्पित हुई मात्रा है, ये क्रिस्टलन जल की जो मात्रा है, इसको ध्यान रखना है हमें कि जैसे ही हम इसको ऊष्मा देंगे तो ये श्वेत रंग का हो जाएगा, और पुनः जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, जल की 2 बूंदें मिलाएंगे तो ये पुनः नीले रंग का दिखाई देने लगेगा। ये है क्रियाकलाप, मतलब किसी भी लवण के लिए उसके क्रिस्टलन जल के अणुओं की जो मात्रा होती है वो महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखें इसको। ठीक है, इसके बाद जो अगला यौगिक है आपका वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी भी बोला जाता है, क्योंकि फ्रांस के पेरिस में जो है सर्वप्रथम इसका निर्माण किया गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जो प्लास्टर होता है, जो हमारे देखते हैं हम कि चोट लग जाती है तो उसके बाद हड्डियों को जोड़ने के लिए उसके ऊपर सफेद रंग का एक प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, बस वो यही है। ठीक है, अब इसका साधारण नाम क्या होगा, तो इसका साधारण नाम जो है वो यही है। ठीक है, क्या, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अच्छा, ये जो पीओपी है या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये एक प्रकार से हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए जो मूर्ति वगैरह होती हैं, जो हमारी दुर्गा जी के समय या गणेश जी के समय जो विसर्जन करते समय क्या करते थे, नदियों में इनको जो है विसर्जित कर दिया जाता था। तो उसके कारण ये क्या करता था, जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता था। इस कारण से
मूर्तियों के निर्माण में अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जाता। यही कारण है कि अब मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका साधारण नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और 1/2H2O। मतलब क्या है इसका? आधा जल का अणु। अभी इसका रासायनिक नाम लिखते समय जो है क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट आधा है। एक को क्या बोलते हैं? मोनो, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते। और आधे को क्या बोलते हैं? हेमी। हेमी मतलब आधा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी। और ये जल है, जल को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है? हाइड्रेट। तो ये क्या हो गया इसका नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। Ca से कैल्शियम, SO4 सल्फेट, आधा मतलब हेमी, और H2O मतलब जल, जल मतलब हाइड्रेट। ठीक है, तो क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब इसके बनाने की विधि क्या है? इसकी जो बनाने की विधि है उसमें हम क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 × 2H2O। मतलब जल के दो अणु, क्रिस्टलन जल के दो अणु हैं जिसमें ये क्या है? आपका जिप्सम है। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या किया जाता है? गर्म। ये गर्म होने का चिन्ह है, और ये 373 केल्विन है। 373 केल्विन का मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होने लगता है? उबलने लगता है, जल का क्वथनांक। तो उस तापमान पर जब जिप्सम को क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, तो ये बट जाता है काय में? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। मतलब CaSO4 × 1/2H2O प्लस 1/2H2O। मतलब ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या हो गया? आपके जल के अणु। ये 1.5 अणु जो होते हैं जल के, ये क्या हो जाते हैं? वाष्पित होते हैं, मतलब निकल जाते हैं इस पूरी अभिक्रिया में। तो परिभाषा के रूप में हम क्या लिखेंगे? मतलब इसकी अगर हमें एक लाइन में रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है तो हम लिखेंगे कि जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बट जाता है, और साथ में जल के 1.5 अणु या जल के 1/2 अणु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं या वाष्पित हो जाते हैं, ऊष्मायमान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि। अब क्या देखने हैं हमें? इसके उपयोग देखने हैं। उपयोग में सबसे पहले क्या होता है? अब हमने पहले देखा था कि क्या करता है ये? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज होता है। फिर जो खिलौने होते हैं, अभी हमने बात की मूर्तियों की, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अब नहीं होता, ध्यान रखें इसका। लेकिन सजावटी सामान में आज भी इसका यूज होता है। तो मूर्तियों के निर्माण में। फिर अगली बात क्या हो जाएगी? मूर्तियां बनाई जाती हैं तो खिलौने भी बनाए जाते होंगे। तो खिलौने एवं सजावटी सामान के निर्माण में। और चौथी चीज क्या हो जाएगी? इसी अभिक्रिया को इसमें पुनः जल मिला दिया जाए तो ये फिर से बना लेगा क्या? मतलब जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर हमें क्या करना है? इसको पुनः, मतलब जब प्लास्टर काटा जाता है तो उसमें जल की मात्रा जब मिलाई जाती है तो ये पुनः बढ़ जाता है काय में? जिप्सम में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि
जिप्सम के निर्माण में इसका यूज होता है। और पांचवी चीज क्या हो जाएगी, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तो आपका हमेशा आप लिख सकते हैं अभिकर्मक, स्पष्ट लिखें। कोई भी शब्द को लिखते हैं तो ध्यान पूर्वक उसको देखें। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियों के निर्माण में, खिलौने सजावटी सामान के निर्माण में, जिप्सम के निर्माण में, और अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में। ठीक है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण नाम है। इसको इस तरीके से लिखें, हिंदी में भी लिख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, इसका रंग जानते ही हैं, प्लास्टर कैसे रंग का होता है, सफेद होता है, श्वेत रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, चूर्ण है अगर तो ठोस तो हो गई, किस लिए ठोस होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, नोट करें। एक और चीज है, एक अभिक्रिया होती है तनुकरण अभिक्रिया। तनुकरण से मतलब ये है कि किसी पदार्थ को उसकी सामान्य मात्रा से पतला कर देना। पतले से मतलब ये है कि उसकी जो लिक्विडिटी है, उसकी जो द्रवित क्षमता है, उसको क्या कर देना, पतला कर देना। जैसे हमारा सीरा होता है। ठीक है, शक्कर का जो सीरा होता है, उस शक्कर के सीरे में हम जल की मात्रा को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तनुकरण की अभिक्रिया होती है। तनुकरण की अभिक्रिया की परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे कि जल में अम्ल एवं क्षार की मात्रा मिलाने से, अब जैसे जल में या तो अम्ल या फिर क्षार मिलाया जाएगा तो मिलाने से होता क्या है, मिलाने से जो आयनों की सांद्रता होती है, आयनों की सांद्रता मतलब H3O प्लस आयन या OH माइनस आयन, इनकी सांद्रता में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इसे ही क्या कहा जाता है, तनुकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम क्या कर दें कि जल है आपका, ठीक, इस जल में हम क्या कर दें, HCl मिला दें तो ये क्या बना लेगा, 2H2O है या फिर 2HCl है। हम जैसे इस जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दें तो ये क्या बना लेगा, ये तो बना लेगा, मतलब H3O आयन अगर हमें पता करने हैं तो इसमें कितने हैं हाइड्रोजन के आयन, 4 और 2 ये कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से, इस तरीके से लिख दें 2H3O, H3O, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 ये और 2 ये 6, तो 3 दूनी 6, प्लस क्या बन जाएगा, क्लोरीन, वो भी क्या, Cl2। तो ये आयन, इन आयनों की मात्रा में वृद्धि, या फिर अगर हम क्या करें, इसी जल में मिला दें क्या, NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर NaOH भी मिला सकते हैं, NaOH। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, जल के अणु अलग हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन 2 ये हैं और 1 ये है, तो क्या बना लेगा, H3, और एक क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन है, तो H3O, या फिर यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, आवश्यकता नहीं है, तो इसके हाइड्रोनियन आयन का निर्माण कर लेगा, और साथ साथ में ये क्या कर लेगा, 2 कर दें यहाँ पर, तो ये जल का निर्माण भी कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी मात्रा में और इसकी मात्रा, मतलब OH माइनस और
H3O इनकी मात्रा में क्या होने लगती है, सांद्रता में कमी होने लगती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, तनुकरण अभिक्रिया कहा जाता है। किसी भी जल में जब अम्ल एवं क्षार की मात्रा मिलाने से आयनों की सांद्रता में कमी होने लगे तो उसे कहा जाता है तनुकरण अभिक्रिया। और इस प्रक्रिया से जो निर्मित विलयन होगा वो तनु विलयन कहलाता है। जैसे हमारा H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो डाइल्यूट भी होता है, डाइल्यूट मतलब तनु, और कंसंट्रेट H2SO4 भी होता है। मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, जैसे ही मिला देंगे जल की मात्रा तो ये क्या हो, इस जल में जैसे ही हम किसी अम्ल को या क्षार को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, या तो तनु हो जाएगा, है ना, और अगर हम उसमें से जल की मात्रा को अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा सांद्र। इस प्रकार से तनुकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल को। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।